नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चल रही थी, उसका नेक्स्ट टॉपिक आज का रहने वाला है। और इसमें अपन बात करेंगे मेनली एलाइड एंटरप्राइजेज एंड देयर इंपॉर्टेंस, और इसके साथ में ही टूल्स। किसके टूल से? जो भी अपने एलाइड एंटरप्राइजेज है उनके टूल से, और डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी इन क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। अब देखिएगा, सारी चीजें एक बार समझनी है आपको कि अपन पढ़ रहे थे फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या है, दोनों को एक ही सब्जेक्ट में क्यों इंक्लूड किया गया? कहीं ना कहीं इन दोनों का ही आपस में क्या है, एक बहुत बड़ा रिलेशन है। रिलेशन को समझते हैं सबसे पहले कि फार्मिंग सिस्टम क्या है। कि सर फार्मिंग सिस्टम तो अपन बात करें एक प्रकार का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? कि सर क्रॉप्स को लगाते हैं, जैसे कि फसलों के साथ में अपन पशुओं का पालन कर लेते हैं, वृक्षों को लगा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं फार्मिंग सिस्टम में आ जाता है। चलो मान लिया। अब अपन बात करते हैं कि ये तो फार्मिंग सिस्टम हो गया। अब अपने आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसको बोलेंगे? कि सर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलेंगे कि अपना कोई भी खेत है, उस खेत में अपन क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो खेती अपन इस प्रकार से करें ताकि अपनी आने वाली पीढ़ियां भी खेती करें और किसी प्रकार का अपने पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव ना पड़े। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन टिकाऊ खेती, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? टिकाऊ खेती, या फिर इसके साथ में उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह देंगे। क्या बोल देंगे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती उसको कह देंगे, जिसमें अपन क्या करते हैं, जिसमें अपन उस खेती का इस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं कि अपन भी खेती करते रहे, मृदा के स्वास्थ्य पर भी कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, और इसके साथ में अपना जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट पर भी कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार की खेती को कहा जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या कहा जाता है बेटा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दोनों का क्या है, मेलजोल है। अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना, अपनी मृदा को सुरक्षित रखना, और खेती का एक नया तरीका है। ठीक है। और इसके साथ में ही अपन ने इसके बारे में क्या क्या पढ़ लिया था कि फार्मिंग सिस्टम पढ़ लिया, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लिया, क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब आता है कि अपन जो फार्मिंग करते हैं, अपन जो कृषि करते हैं, इस कृषि के अलावा कृषि के आसपास के एलाइड एंटरप्राइजेस है, मतलब इस कृषि से संबंधित बहुत सारे उद्यम हैं, और उनको अपन अप्लाई करके कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अपने को ये जो फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये कहीं ना कहीं सिखाता है कि आपको जो खेती करनी है वो खेती इस प्रकार से करनी है ताकि अपना जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, आपको भी इनकम मिलती रहे, और आपका प्रोडक्शन भी बना रहे। तो इसी के रिगार्डिंग ये जोर देता है किस चीज पर? एलाइड सेक्टर पर। एलाइड सेक्टर की बात करते हैं, सहायक उद्यमों की बात करते हैं, उनका क्या क्या महत्व है, उनकी भी वन बाय वन क्या करते हैं बेटा? चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सहायक उद्यम का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, वरना ऐसे तो समझ में बैठेगा नहीं। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप फसलें उगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटा? फसलें उगा रहे हो। फसलें उगाने के साथ साथ में मैं आपको बोलूं कि आप पशुपालन भी कर लो। आप क्या कर लो कि सर आप पशुपालन भी कर लो, और इन दोनों को साथ में करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एलाइड एंटरप्राइजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एलाइड एंटरप्राइजेज हो जाएगा। सहायक उद्यम वे पूरक कृषि गतिविधियां हैं जो कृषि आय को बढ़ाने और संसाधनों की उपयोग की दक्षता को क्या करती है? सुधारने में सहायक होती है। रटना नहीं है, समझना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो सहायक उद्यम है, सहायक उद्यम क्या बोलेंगे? जो आप खेती कर रहे हो उस खेती के आसपास के ऐसे उद्यम है जो कि अपने को क्या कर सके? एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करवा सके, और अपने जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस अच्छे से यूज हो सके। उसको अपन क्या बोलते हैं? एलाइड एंटरप्राइजेस। वे उद्यम जो अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाते हैं। ध्यान से समझ लेना, एक एक वर्ड को समझ लेना कि अपना ये खेत है,
अपने खेत में क्या करते हैं, अपन फसलें उगाते हैं। अब भाई साहब आपने फसलें उगाई और फसलों का प्रोडक्शन नहीं हुआ, फसलों का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर आप तो कुछ भी कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के, किस तरह से कैसे बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा, कि जब आप ओनली फसल उगा रहे हो और फसल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और विपरीत परिस्थितियों के कारण, विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अरे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो कैसे अपने अपनी जो अपना जो खर्च है वो खर्च वहन कैसे कर पाएंगे? इसके साथ में अपन ने जो लोन लिया है वो लोन कैसे पे कर पाएंगे? कि सर बिल्कुल सच बात बता रहे हो। और अगर एक दूसरा ऑप्शन में आपके पास में रखूं कि आप बेटा एक कॉर्नर पर पशुपालन कर लो, ये तो आपके क्या चल रहा है, फसल उत्पादन चल रहा है, इधर आप पशुपालन कर लो। मतलब फसल उत्पादन नहीं हुआ तो पशुओं से उत्पादन मिल जाएगा, पशुओं से नहीं हुआ तो फसल से हो जाएगा। मतलब एक ऑप्शन आपके साथ में रहेगा, एक ऑप्शन आपके साथ में रहेगा। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अपने जो एलाइड एंटरप्राइजेज है वो एक बीमा की तरह, जोखिम प्रबंधन की तरह क्या करता है, कार्य करता है कि ये चीज नहीं हुई तो ये हो जाएगी। समझ में आ गया? अब इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर चलते हैं। टाइप्स ऑफ एलाइड एंटरप्राइजेस, एलाइड एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला आता है डेयरी फार्मिंग। कौन सा आता है बेटा? डेयरी फार्मिंग आता है। आप पशुपालन करो, सॉरी आप फसल उत्पादन करो, फसल उत्पादन के साथ साथ में अपने फार्म का एक हिस्सा रख लो पशुओं का उत्पादन करने के लिए और उनसे दुग्ध उत्पादन करो, उनसे दुग्ध उत्पादन करो। अब भाई साहब दुग्ध उत्पादन कर रहे हो तो दुग्ध उत्पादन के साथ साथ में क्या करना है कि सर दुग्ध उत्पादन के साथ साथ में हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, दही बना सकते हैं, दूध से मिलने वाले जो भी प्रोटीन वगैरह के जो भी होते हैं अपने, बहुत सारे क्या होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं दूध के, दही छाछ वगैरह, पनीर वगैरह और छेना वगैरह, मावा वगैरह, ये आप बना सकते हो। ये बनाने के बाद में मार्केट में सेल कर सकते हो। अब मार्केट में सेल करोगे तो उससे इनकम मिलेगी, फ्री में तो कोई बेचेगा नहीं, या बेच दोगे कि सर नहीं बेचेंगे तो उनसे क्या होगी, इनकम प्राप्त होगी। अब एलाइड एंटरप्राइजेस क्या बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा इनकम ही तो प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है बेटा? एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम, इनकम कैसे प्राप्त हुई कि सर एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी डेयरी फार्मिंग से। किससे हुई? डेयरी फार्मिंग से। कि फसल उत्पादन कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, साथ साथ में डेयरी का उत्पादन कर लिया, डेयरी के प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर लिया, पशुपालन कर लिया। तो देखिएगा दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पालना किसमें शामिल होता है? डेयरी फार्मिंग में, और इससे नियमित आय प्राप्त होती रहती है। क्लियर है पहला? इसके बाद में आता है जैसे कि गाय भैंस का पालन करना, क्या आ जाएगा? डेयरी फार्मिंग हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट अपने पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग आपको पता है अंडे व मांस के लिए, अंडे व मांस के लिए मुर्गी का पालन करना, अंडे व मांस के लिए मुर्गी का पालन करना क्या होता है बेटा? पोल्ट्री फार्मिंग। अंडे व मांस उत्पादन के लिए मुर्गी, बतख या टर्की को पालना ही क्या होता है? पोल्ट्री फार्मिंग होता है। इसमें लेयर फार्मिंग, अंडा उत्पादन करना, और ब्रॉयलर फार्मिंग, मांस उत्पादन करना। तो ये अपने क्या हो जाएगा बेटा? ये अपने पोल्ट्री फार्मिंग हो जाएगा। बात इतनी सी रखनी है माइंड में कि अपन खेती कर रहे हैं, अपने ऊपर रखो, किसान है, फार्मर है, सारी चीजों को जानते हैं, तो ऐसे इतने इजी इजी टॉपिक से अपन घबराएंगे थोड़ा ना। इतने इजी इजी टॉपिक को अपन ना समझ पाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने पास में एक खेत है, उस खेत में अपने को क्या करना है? फसल उत्पादन करना है, खेती करनी है। तो माइंड में आता है कि अगर फसल नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो भाई साहब बहुत सारे एलाइड सेक्टर है, एलाइड एंटरप्राइजेज है। सबसे पहला डेयरी फार्मिंग है कि डेयरी फार्मिंग करके आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग से क्या होगी? एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी। और ये क्या बोल रहा है? एलाइड सेक्टर से, मतलब ये क्या बोल रहा है? अब अपन बोले कि किसान अमीर बन जाएंगे, बेटा अमीर जो ट्रेडिशनल तरीके से जो कार्य करते आ रहे हैं नहीं बनेंगे, अपने को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एलाइड एंटरप्राइजेस करने पड़ेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है एपीकल्चर।
कि कोई बोले कि मेरे को पोल्ट्री फार्मिंग करना पसंद नहीं है और कोई बोले कि मेरे को डेयरी फार्मिंग करना पसंद नहीं है। अरे तो भाई तेरे को एपीकल्चर करना तो पसंद है, मतलब मधुमक्खियों का पालन कर ले, उससे शहद का उत्पादन होगा, तो शहद को मार्केट में बेचना, अच्छी क्या करना, एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करना। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एपीकल्चर आ जाएगा कि शहद और मोम, रॉयल जेली जैसी अन्य मधुमक्खी उत्पादों के लिए मधुमक्खी का पालन हो जाएगा, मतलब एपीकल्चर हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रोक बी इटालियन बी पालन, मतलब इसमें क्या होता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है और इससे मोम प्राप्त हो जाती है, शहद प्राप्त हो जाता है, जो कि मार्केट में अच्छे भावों से बिक जाता है। कि सर और किस काम में आती है मधुमक्खी, याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो परागण होता है या पर परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कि सर वो अपने एपीकल्चर, मतलब अपन बात करें तो मधुमक्खियों के द्वारा 80% अकेली मधुमक्खियां क्या करती है, आपको पता है कीट सर्वाधिक परागण में सहायक होते हैं, पर कीटों में भी अगर बात करें, आपको पूछे कि पर परागण सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, तो कीटों के द्वारा होता है। कीटों में भी सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, तो वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। अब अपन चलते हैं आगे की ओर कि सर मैं तो एपीकल्चर भी नहीं करना चाहूंगा, मैं तो मधुमक्खी का पालन भी नहीं करना चाहूंगा, क्या पता मेरे डंक मार दे, ठीक है, मेरे एलर्जी है इस चीज से। कोई ना बेटा, आपके पास में दूसरा भी ऑप्शन है जो आ जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या करते हैं, रेशम कीट को पालते हैं। अरे किसको पालते हैं, रेशम कीट को पालते हैं। रेशम कीट का आप पालन करोगे तो ये किस पर करोगे, अरे सर सहतूत के पेड़ पर करते हैं। किस पर करते हैं बेटा, सहतूत के पेड़ पर करते हैं। तो यहाँ पर सेरीकल्चर हो गया, मतलब रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन। एग्जाम्पल की बात करें तो सहतूत रेशम कीट पालन आ जाएगा। तो ये अपने क्या हो गया, सेरीकल्चर कर सकते हो। फिर आती है कि सर मेरे को तो सेरीकल्चर भी पसंद नहीं है, मैं तो क्या हूं, मैं तो कहीं ना कहीं कार्निवोरस हूं। क्या हूं, कार्निवोरस हूं। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो मांस खाना पसंद करता हूं। किसका मांस खाना पसंद करता है, कि मैं तो मछली का खाना पसंद करता हूं। या फिर इसके साथ में ही मेरे को तो पसंद है कि मैं तो कम प्रोडक्शन करके अच्छी इनकम प्राप्त करना चाहता हूं। तो मछली का तेल आपको पता है कितना महंगा बिकता है। इसके साथ में ही मछली वगैरह, ये मछली का व्यवसाय करने वाले बहुत अच्छी इनकम प्राप्त करते हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये फिशरीज हो जाएगा, मछली का पालन हो जाएगा। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए तालाबों, नदियों, टैंकों में मछली का पालन किया जाता है, जैसे कि कार्प, कतला, रोहू मछली का पालन किया जाता है। 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, मछली वाला 4-5 प्रकार की मछलियां थी, महासीर वगैरह, उनका पालन करते हैं, कलबासु वगैरह। अब इसके बाद में आता है कि सर ये भी नहीं करना चाहते हैं हम, आपसे रिक्वेस्ट है कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बता दीजिएगा। बेटा बिल्कुल बता देते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। अभी एओ का पेपर लगा था, एओ के पेपर में एग्रो फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अच्छे अच्छे के हवा नहीं लगी उस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन था बहुत इजी, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से। क्या था कि सर एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, कि सर एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, कि सर एग्रो फॉरेस्ट्री में तो अपन फसल उत्पादन के साथ साथ में क्या करते हैं, पेड़ उगाते हैं और पशुओं का भी पालन कर लेते हैं। तो वो अपने क्या हो जाएगी, एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें फसल से उत्पादन नहीं हुआ तो इससे हो जाएगा, इससे नहीं हुआ तो इससे हो जाएगा, ठीक है। तो एक ना एक से तो होगा, तो ये अपने क्या हो जाएगी, एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिएगा इसमें क्या होता है, फसल और पशुपालन के साथ में पेड़ों को शामिल करना। फसल और पशुपालन के साथ साथ में अपन किसको शामिल करते हैं, पेड़ों को भी शामिल करते हैं, और इसके साथ में ही जिससे उत्पादकता बढ़े और स्थिरता बढ़े। तो ये अपने क्या आ जाएगा बेटा, एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाएगा। पॉपुलर यूकेलिप्टस आधारित कृषि वानिकी एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है मशरूम कल्टीवेशन। आपको पता है आजकल मशरूम बहुत अच्छे भावों में बिकता है। तो देखिएगा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खाद्य कवक उगाना। खाद्य कवक क्या है, मशरूम, तो मशरूम उगाना। अब की सर आप हमारे को बहुत ज्यादा डिटेल से इनको समझाओ, बेटा डिटेल से समझने वाली चीजें नहीं है, बहुत इजी लेवल से समझने वाली बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं अपने आसपास में भी इन चीजों को महसूस करते हो।
इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एलाइड एंटरप्राइजेस, मतलब जो सहायक उद्यम है उनका क्या महत्व है बेटा। अभी जो अपन ने पढ़ा, अगर अपन फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुओं का, पेड़ों का उत्पादन करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट प्राप्त होता है, क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वही अपने को देखना है। तो सबसे पहली चीज है, आप ही बताओ कि आपके साथ में अगर ऐसी चीज हो कि आपके फार्म पर फसलें उग रही थी, इसके बाद में क्या कर दिया भाई साहब, फसलों के साथ साथ में क्या कर दिया कि सर फसलों के साथ साथ में क्या कर दिया कि सर फसलों के साथ साथ में पेड़ों को उगाने लग गए और भी चीजें करने लग गए। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि एडिशनल इनकम प्राप्त होने लग गई। कौन सी रहे, एडिशनल इनकम प्राप्त होने लग गई। तो पहले आता है फसल उत्पादन के साथ साथ में अतिरिक्त जो आय है वो अर्जित करने में मदद करता है क्या, एलाइड एंटरप्राइजेस। इसके बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट है कि सर ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, अगर हम लोन लेकर बढ़िया मेहनत करके एक फसल उगाते थे और उस फसल का प्रोडक्शन नहीं होता था तो क्या होता था कि सर फसल का उत्पादन नहीं हुआ तो भाई साहब पूरी क्या हो जाती थी, पूरी फसल तहस नहस हो जाती थी, प्रोडक्शन नहीं होता था। अब अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं पूरी फसल नष्ट हो गई तो अब बचा क्या किसान के पास में, किसान तो एक उसी पर तो आस लगाए, उम्मीद लगाए हुए बैठा रहता है कि इससे प्रोडक्शन मिलेगा, मैं मेरे बच्चों की जो पढ़ाई की फीस है वो पे करूंगा, इसके साथ में जो मेरे उधार लिए हुए हैं वो पे करूंगा। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा रिस्क लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा जोखिम लेकर चलते हैं। तो इसको कम करने के लिए अपन फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन करने लग जाते हैं, फिशरीज करने लग जाते हैं, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, जितने भी मैंने बताए सारों में से एक दो करने लग जाते हैं तो उससे इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब भाई साहब मेरे को एक चीज बताइएगा, एक तो आप ओनली फसल उत्पादन कर रहे हो, इसके साथ साथ में आप पशुओं का भी पालन करने लगे, आप पशुओं का भी पालन करने लग गए तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, रोजगार के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी और इससे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, बेटर रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। ध्यान से समझ लेना बेटा, ठीक है, रटने वाली 1% नहीं है। अब देखिएगा इसमें समझना, सबसे पहले यहाँ पर आप फसल उत्पादन कर रहे हो, यहाँ पर आप पशु उत्पादन कर रहे हो, यहाँ पर आप पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप पोल्ट्री कर रहे हो, ठीक है, आप पोल्ट्री कर रहे हो। अब इसके साथ में फसल से दाना प्राप्त होगा, दाना आप पोल्ट्री को खिला दोगे और दाना पोल्ट्री को खिला दोगे तो इससे जो इसका वेस्ट प्राप्त होगा, एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा, वो आप पेड़ पौधों को दे दोगे, मतलब जमीन में डाल दोगे और फसल को डाल दोगे। अब इसके बाद में आता है मांस अंडे मार्केट में बेच दोगे, मांस अंडे मार्केट में बेच दोगे, इसके लिए पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। अब इससे जो प्रोडक्शन होगा वो पेड़ वगैरह की जो लकड़ी वगैरह है, फल वगैरह है, वो मार्केट में बेच देंगे। इसके बाद में पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं से जो गोबर वगैरह प्राप्त होता है वो अपन अपनी मर्दा में डाल देंगे, दूध वगैरह मार्केट में बेच देंगे, यहाँ से चारा वगैरह प्राप्त होगा वो इसको दे देंगे। तो ये रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सर बहुत बेटर तरीके से हो रहा है, हो ही नहीं रहा है कि सर बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि सर अगर अपन इस प्रकार की खेती करेंगे ना तो इस प्रकार की खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल है, क्योंकि अपने को बाहर से कोई फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह नहीं लाने की जरूरत पड़ रही है और बाहर से ये जरूरत नहीं पड़ रही है। तो भाई साहब आप खेती इस प्रकार की कर रहे हो कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रख रहे हो, मृदा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हो, पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हो। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये एलाइड सेक्टर के क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में आता है टूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसीज इन ए क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। मतलब सबसे पहले अपन बात करते हैं फसल और कृषि प्रणालियों में उत्पादन और दक्षता निर्धारित करने वाले उपकरण। ध्यान से समझना,
ये पूछ रहा है कि आप जो फसल प्रणाली लगा रहे हो, आप जो भी एक सिस्टम लगा रहे हो, उस सिस्टम में क्या अच्छा उत्पादन हो रहा है, अच्छी दक्षता मिल रही है, दक्षता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको निर्धारित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इफिशियंसी मेजरमेंट, मतलब अपन जो इफिशियंसी जो दक्षता मेजर करते हैं, दक्षता मेजर करने का महत्व क्या है। तो महत्व देखिएगा, सबसे पहला आता है संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने में सहायक है। मतलब ये क्या होता है, इससे एक तो संसाधनों का उपयोग हो जाता है, संसाधन अनुकूल हो जाते हैं और उत्पादकता सुधार हो जाती है, पहला हो गया। इसके बाद में आता है किसी फसल या कृषि प्रणाली की ताकत और कमजोरियों की पहचान हो जाती है कि अपन कोई फसल उत्पादन कर रहे हैं, पशु उत्पादन कर रहे हैं, तो इनसे ज्यादा बेनिफिट अपने को किससे प्राप्त हो रहा है, ज्यादा लाभ अपने को किससे प्राप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने क्या हो जाएगा, वो एक निर्धारित करने वाला उपकरण हो जाएगा। सीधा सा समझना कि अपन निर्धारित कर सकते हैं कि ये बेटर इफिशियंसी वाला, बेटर प्रोडक्शन देने वाला है या नहीं है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आता है मेजर टूल्स फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एंड इफिशियंसी। तो सबसे पहले आता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, LER। देखिएगा ये क्या है, LER अंतर्वर्ती फसल उत्पादन व एकल फसल उत्पादन के अनुपात को क्या करता है, दर्शाता है। एक तो आप ओनली एक फसल लगा रहे हो, एक आप इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है इस खेत में आप अलग अलग फसलें लगा रहे हो बीच बीच में, या फिर आप पूरे खेत में एक ही फसल लगा रहे हो, तो इन दोनों में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है। और इसके अनुपात को दर्शाने वाला कौन सा रेशियो होता है, LER होता है। अंतर्वर्ती फसल प्रणाली की उत्पादकता की तुलना में एकल फसल उत्पादन प्रणाली से करने के उपयोगी किया जाता है। ध्यान से समझना कि अंतर्वर्ती एक तो इंटरक्रॉपिंग बेटर है या फिर अपने एकल फसल उपयोगी है, इन दोनों का जो रेशियो निकालते हैं वो कहीं ना कहीं अपन बेटर कौन सा है इसके लिए निकालते हैं। इसके बाद में आता है क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड, CEY। फसल समकक्ष उपज गणना जो है मुख्य फसल की जो उपज है, अंतर्वर्ती फसल की जो समायोजित उपज है, उनके बाजार मूल्यों के आधार पर जोड़कर की जाती है। मतलब ध्यान से समझना कि आप एक फसल लगा रहे हो, जैसे गेहूं की फसल लगा रहे हो, उसका प्रोडक्शन देखो, उसकी यील्ड देखो, और उसका कहीं ना कहीं जो बाजार मूल्य है वो सारा देखकर एक बार आपको अनुमान लगाना है। एक आप गेहूं के साथ में चने लगा रहे हो, तो कौन से ज्यादा बेनिफिट अपने को प्राप्त होता है, वो ये रेशियो आ जाएगा। अब इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। मतलब आप जो कर रहे हो, जो भी लगा रहे हो, उसमें लागत तो कितनी है, लागत तो कितनी है, और इसके साथ में ही उससे लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहलाएगा। अब इसके बाद में आता है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये जो अपनी फसल है, इस फसल को 10 लीटर अपन पानी दे रहे हैं, 10 लीटर में से ये कितना यूज कर पाती है, कितना पानी ये यूज कर पाती है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी बोलेंगे। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एनर्जी यूज एफिशिएंसी। मतलब आपको पता है कि कृषि में आपको एक सब्जेक्ट समझाई थी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपको पता है कि कार्य करने के लिए क्या चाहिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और इसके साथ में ही कार्य करने के लिए अगर ऊर्जा चाहिए होती है, तो ये जो ऊर्जा की जो भी स्रोत है, उन स्रोत को किस प्रकार से यूज कर रहा है, उस इफिशियंसी को दर्शाने के लिए है। मतलब आप फार्मिंग सिस्टम कर रहे हो, उस फार्मिंग सिस्टम में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी जो एनर्जी चाहिए होती है, उससे अपने को जो एनर्जी की समकक्ष अपन बात करें कि उपज वगैरह अपने को कितने प्राप्त हो रही है, लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, इससे अपन कहीं ना कहीं डिटरमाइनिंग कर सकते हैं प्रोडक्शन और इफिशियंसी को। तो ये आज का टॉपिक था कि जो आपके एलाइड एंटरप्राइजेस है वो कौन कौन से हैं, उनका महत्व क्या है, कैसे उनको डिटरमाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में था। और अगर फिर भी एक बार और क्लास लेना चाहते हैं तो भाई साहब आपके रिकॉर्डेड डाली हुई है, ठीक है, पिछले ईयर की, पिछले सेमेस्टर की रिकॉर्डेड भी डाली हुई है, तो उसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट्स बना रहे होंगे। इसके अलावा फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो
90596638 इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल करना है। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।